हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 नए साम्राज्य और राज्य। देखते हैं क्या कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको सभी हाईलाइट कर दिए गए हैं जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिससे आप सो दैट कि आप इसका नोट्स अच्छे से बना सकें। तो नोट्स बनाने के लिए आप इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम से ले लीजिएगा। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएंगे। तो पूरी एनसीईआरटी आपको कंप्लीट कराई जा रही है 6 to 12। 6 अब हमारा लास्ट ही चल रहा है, एक चैप्टर और है इसमें, और ज्योग्राफी हमारा ख़त्म हो चुका है चैप्टर्स क्लास 6। ठीक है, तो हम 7 अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो बस जल्दी जल्दी से हमें पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट करना है, साथ ही साथ इसके नोट्स को भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और जैसे जैसे आप क्लासेस बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या सब इम्पॉर्टेंट बातें यहाँ पर आपकी बताई गई हैं। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो प्रशस्ति के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है जो कि प्रशस्ति से संबंधित है। तो यहाँ पे अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ में खुदे हुए अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि मंत्री जो हरिसेन है उनके द्वारा ये काव्य रूप में पूरी ये प्रस्तुत की गई थी। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है, प्रशंसा। ठीक है, प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है, प्रशंसा। तो इसको हमने पहले भी पढ़ा है जब हमने चैप्टर 8 में देखा था। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति इन्होंने बनाई थी। तो ये सब हम देख चुके हैं। तो पूरा एक एक चैप्टर आपको देखना है, जो भी इंपॉर्टेंट बात होगा वो सारा आप हम यहाँ पे हाईलाइट करके रखें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए यहाँ पे समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में क्या बातें कही गई हैं। आओ तो देखते हैं समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें क्या राजा की इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उन्हें ईश्वर के बराबर बताया गया है। तो प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश भी आपको प्रस्तुत किया गया है ताकि आप समझ पाए। आगे देखिए यहाँ पे मानचित्र एक नीचे दिया हुआ है। उस मानचित्र से आपको ये समझ में आएगा कि कितने सारे जो है इन्होंने उपलब्धियों को हासिल किया है हरिसेन द्वारा। जो है हरिसेन अभी हमने आपको बताया समुद्रगुप्त के दरबार में थे कवि। तो हरिसेन है वो 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन इन्होंने किया है। तो यहाँ पे क्या है इसको देखते हैं। मानचित्र में हरे रंग से आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको देखिए एक मैप दिया गया है जिसमें आपको बताना है। यहाँ पे देखिए अगर ग्रीन से है तो आर्यावर्त का यहाँ पे इन्होंने 9 के 9 शासन को क्या किया है, अपने हाथों में लिया है। थानेसर, मथुरा, कन्नौज, प्रयाग, उज्जैन, अजंता है ना, पाटलिपुत्र, नालंदा, ये सब आपको देखने को मिल रहा है। आंतरिक राज्य, ये सब इनके आंतरिक राज्य थे इधर वाले। ये जो आप देख रहे हैं आंतरिक राज्य है, और जो ब्लू में है वो बाहरी राज्य है। तो इस प्रकार से ये पूरा मैप आपका दिया गया है, इससे आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए और कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे नहीं है। बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः कुषाण और शक वंश के थे। कौन से थे, कुषाण एवं शक वंश के थे। इनमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे कराया। तो कुषाण और शक वंश के थे इन्होंने, जिन्होंने क्या किया, श्रीलंका के शासक थे ये, और समुद्रगुप्त की अधीनता को इन्होंने स्वीकार किया था। किन्होंने, किसान और शक वंश ने, और अधीनता स्वीकार किया था और अपनी पुत्रियों का विवाह भी उनसे कराया था समुद्रगुप्त से। चलिए आगे देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट था मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे एक विक्रम संवत की बात की जा रही है जिसमें बताया जा रहा है 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को पारंगत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय प्राप्त के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो इनके बारे में यह एक जनश्रुति है।
अब आगे देखिए, यहाँ पे अधिकांश प्रशस्तियाँ जो है वो शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती है। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता, माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कौन थी? कुमार देवी, जो लिच्छवी गण की थी राजकुमारी। ये ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के शासक थे और इन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की और उनके दादा और परदादा तथा महाराज के रूप में उनका उल्लेख मिलता है। इससे यह आभास है कि इनका जो वंश है वो धीरे धीरे महत्व इसका बढ़ता गया था। आगे समुद्रगुप्त के बारे में और क्या बातें बताई गई हैं, तो समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों और उनके जैसे बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेख तथा सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इनमें से कुछ के बारे में हम अध्याय 10 में पढ़ेंगे। आगे के जो चैप्टर्स है उसमें हम इसको और धीरे धीरे समझते जाएंगे। तो अभी क्या किया, आपको थोड़ा थोड़ा जो है इसको बेसिकली आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया गया है, अभी परिचय कराया गया है। धीरे धीरे इसके बारे में डिटेल से भी समझेंगे। अब देखिए, हर्षवर्धन तथा हर्षचरित क्या है, इसको इम्पॉर्टेंट है, समझेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेख तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से भी पता चलता है। ऐसे ही एक राजा है हर्षवर्धन, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी रचना है? बाणभट्ट की, ठीक है, बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित। और यहाँ पे ये किसके बारे में कहा गया है? हर्षवर्धन के बारे में कहा गया है। तो ये बातें आपको इम्पॉर्टेंट है, समझ लेना है। इसके बाद इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री स्वेन वांग, जिनके बारे में तुमने 8 में पढ़ा है, चैप्टर 8 में हमने पढ़ा है इसको। काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे थे। कौन? चीनी यात्री स्वेन वांग, ठीक है। वहाँ पे जो भी उन्होंने देखा उसका भी विवरण उन्होंने अपने रचना में दिया है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। ये सब हम आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। तो ये इनको किसने रोका था? हर्षवर्धन को। तो चालुक्य नरेश थे पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, इन्होंने रोका था। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियों के बारे में जानते हैं क्या? यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बताया गया है। ये वाला लाइन, ये वाला पेज आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको नोट जरूर करते जाइएगा। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। कौन? पल्लव और चालुक्य, दक्षिण भारत के। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्य का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। दोनों का आपको अलग अलग से नोट करना है। चालुक्य की राजधानी ऐहोल थी। यह एक व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। तो पुलकेशिन द्वितीय जो है सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। कौन से राजा थे? पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति उनके द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे रवि कीर्ति, उनके द्वारा पता चलता है। इसमें पूर्वजों, खासतौर पर पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। रवि कीर्ति जो है
उनके अनुसार उन्होंने पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। तो अब हमें लग रहा है कि हाँ, हम फाइनली इतिहास में घुस रहे हैं। पर चालुक्य की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्लभ होते गए और पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चौल वंशों ने समाप्त कर दिया। तो इस सब के बारे में चैप्टर आप क्लास 7 में पढ़ेंगे। अब हम क्लास 7 जल्द ही शुरू करने वाले हैं। यहाँ तक का क्लियर है। तो इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता रहा? तो पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भी भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना हुआ था। कर मतलब टैक्स। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव हुए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तथा सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने की कई कदम उठाए। अब क्या वो कदम थे, वो यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवांशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे हरिसेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारात्मक अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी कि मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवा यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार और कायस्थों यानी कि लिपिक के प्रधान जैसे लोग होते थे। तो ये सभी शब्दावली के बारे में अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने यही सब चीज़ पढ़ा हुआ है। आगे देखिए, इस तरह की नीतियां जो थी कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज स्थापित कर लेते थे। अब यहाँ पे एक नए प्रकार की सेना का भी विकास हुआ। तो कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सैनिक सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में कुछ भूमि दान कर दिया जाता था और दी गई भूमि से वे कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे और इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्लभ होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। तो ये इस समय की यहाँ पे आपको व्यवस्था बताई जा रही है। दक्षिण के राजाओं में क्या सभाएं होती थी? देखिए, पल्लवों के अभिलेख में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा हुई है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते हैं। ये सभाएं उपसमितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों का और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। तो यहाँ पे आपका कुछ इम्पोर्टेंट वैसा नहीं है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो। जहाँ देखिए मैं बताऊंगी आपको, वहाँ ज़रूर नोट करना है। जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से भी मिलती है, जैसे कालिदास का नाटक, ये इंपॉर्टेंट है। कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें दुष्यंत नामक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। और इस नाटक में गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों का दुर्व्यवहार भी दिखलाया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की है, याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली, इस पर एक कहानी है जो कि आपके लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, चाहे तो पढ़ सकते हैं आप, इसको पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए, चीनी तीर्थयात्री फाशियान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया
जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े को चोट करते रहते थे, या आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। तो ये कितना दयनीय है ये स्थिति। और एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण भी किया गया है। ये भी पूरा आपका स्टोरी है एक, जो जिसके बारे में फाशियान ने लिखा है। तो इसको कुछ इम्पोर्टेंट वैसा इसमें नहीं है जो आप इसको समझ सकते हैं। तो ये पूरा चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म हो गया। जल्दी ही हमारा चैप्टर क्लास 7 शुरू हो जाएगा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। चैप्टर 8 क्लास 7 और क्लास 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ऐसे ही चैनल पे बने रहिएगा अंत तक। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको क्लास। और इसी तरह से सारे चैप्टर को हम इसी तरह लाइन बाय लाइन समझेंगे ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट उससे छूटे ना, और बहुत ही आसानी से आप पूरा एनसीईआरटी कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके नोट्स बनाइए, बिल्कुल भी पेंडिंग मत रखिएगा, नहीं तो आपका ही बर्डन बढ़ेगा और एग्ज़ाम से पहले आपका पूरा नोट्स कंप्लीट होना चाहिए। मिलेंगे फिर से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।